करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 9 का राजनीति विज्ञान, और जिसमें हम पढ़ेंगे लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों अध्याय के अंतर्गत लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र की विशेषताएं। मैं मनीशंकर तिवारी, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पीपरपानी, विकास खंड साईखेड़ा, जिला नरसिंहपुर से। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं लोकतंत्र क्या है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमको मैडेल्टा लिंगदोह मैडम की कक्षा में जाना होगा, जहां पर उनकी कुछ विद्यार्थी उनसे चर्चा कर रही हैं। चलिए हम भी उस चर्चा में शामिल होते हैं। लोकतंत्र क्या है पढ़ा रही लिंगदोह मैडम की कक्षा में मैरी नाम की विद्यार्थी आती है और कहती है, मैडम मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगता। पहले लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा किया और अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस काम को हमें पहले ही कर लेना था और पहले अध्याय वाली पढ़ाई अब करना थी। क्या ऐसा ठीक होता है क्या? मैडम लिंगदोह जवाब देती हैं, मैरी तुम्हारी बातों में दम है, पर क्या हम अपने सामान्य जीवन में भी ऐसा ही नहीं करते? क्या हम कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने के पहले इनकी परिभाषा स्पष्ट करना जरूरी समझते हैं? जरा सोचो, क्या हमारे आसपास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा है क्या? शब्दों का उपयोग करके ही हम उनका अर्थ जानते हैं। तो मैडम फिर परिभाषा की जरूरत ही क्यों पड़ती है? मैडम जवाब देती हैं, हमें परिभाषा की जरूरत तभी पड़ती है जब हमें किसी शब्द का उपयोग करते हुए परेशानी महसूस होती है, जब हम उस शब्द को किसी सही जगह पर प्रयोग करने में परेशानी महसूस करते हैं। हमें बारिश की परिभाषा की जरूरत तभी होती है जब हमको बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थिति तथा सामान्य बरसात में फर्क करना हो। लोकतंत्र पर भी यही बात लागू होती है। हमें इसके लिए स्पष्ट परिभाषा की जरूरत है, क्योंकि लोग इस शब्द का प्रयोग बहुत ही अलग अलग अर्थों के लिए करते हैं। बहुत अलग अलग तरह की सरकारें खुद को लोकतांत्रिक ही कहती हैं। फिर दूसरी विद्यार्थी रिबियांग खड़े होकर बोलती हैं, मैडम लेकिन हमको परिभाषा बनाने की आखिर जरूरत क्या आन पड़ी है? एक दिन आपने ही तो हमें बताया था कि इब्राहिम लिंकन ने कहा है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था को ही हम लोकतंत्र कहते हैं। हमारे मेघालय में हम खुद पर राज करते हैं, खुद की सरकार बनाते हैं, इसे सभी लोग स्वीकार भी करते हैं। तो अब हमें इसमें बदलाव करने की जरूरत क्या है? तब मैडम जवाब देती हैं, नहीं नहीं, मैं यह बिल्कुल नहीं कहती कि इसमें बदलाव करने की कोई जरूरत है। मुझे भी यह परिभाषा बहुत सुंदर लगती है। जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार न करें, तब तक यह तय करना मुश्किल होगा कि क्या लोकतंत्र की यही सर्वोत्तम परिभाषा है। हमें किसी भी चीज को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि उसे किसी नामी ग्रामी आदमी ने कहा है और सभी लोगों ने उसे सही मान लिया है। योलांदा खड़ी होती है और बोलती हैं, मैडम क्या मैं भी कुछ कह सकती हूँ? हमें कोई परिभाषा तलाशने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैंने कहीं पर पढ़ा है कि डेमोक्रेसी जो शब्द है वह यूनानी भाषा के शब्द डेमोक्रेशिया से मिलकर बना है, जिसमें यूनान में डेमो का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। यही सही अर्थ है, तो फिर हमको परिभाषा जानने की क्या जरूरत है? मैडम जवाब देती हैं, इस सवाल पर विचार करने का यह भी एक बहुत उपयोगी तरीका है, पर मैं इतना कहूंगी कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हमेशा उपयोगी नहीं रहता। शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल से जुड़ा या बंधा हुआ नहीं रहता है। समय और प्रयोग के साथ साथ उसका अर्थ बदलता ही रहता है। अब आप कंप्यूटर शब्द को ही ले लो। यह कंप्यूटिंग अर्थात गणना शब्द से बना है। मुश्किल गणनाओं को सरलता से करने के लिए बने यंत्र को ही कंप्यूटर कहा जाता था। दरअसल
यह बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर थे। आज शायद ही कोई इस अर्थ में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग करता हो। अब तो कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने, डिजाइन बनाने, संगीत बनाने और फिल्म देखने में होता है। शब्द वही है कंप्यूटर, पर समय बीतने के साथ उनका अर्थ बदल सकता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्दों के मूल अर्थ पर ही भरोसा करना बहुत ही उपयोगी नहीं होता है। फिर मैरी आके बोलती है, तो मैडम आपके कहने का मतलब यह हुआ कि इस विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें इसके अर्थ पर गौर करना ही होगा और इसकी एक परिभाषा गढ़नी ही होगी। मैडम कहती हैं, एकदम सही, चलो इसीलिए आज हम इस काम को कर ही डालें। तो आप लोगों ने इस चर्चा को बहुत गौर से सुना और समझा कि किस तरह से मैरी ये कहती है कि आपने हमको लोकतंत्र के बारे में पहले पढ़ा दिया और आज हमको लोकतंत्र की परिभाषा आप समझाने जा रही हूँ। तब मैडम ये बोलती हैं उनसे कि मैरी, जैसे आप किसी भी चीज़ का पहले उपयोग करती हैं, किसी भी वस्तु का आप प्रयोग करती हैं, तो उसके नाम को जानती हैं या उसकी परिभाषा। डेफिनेटली हम लोग सभी लोग जैसे बचपन से पानी का इस्तेमाल करते आए हैं, जैसे हम सबसे पहली बार जब पानी का इस्तेमाल करते हैं तो पानी की परिभाषा नहीं जानते, उसका उपयोग कर लेते हैं। तो इसी तरह लोकतंत्र के बारे में हम शुरू करते हैं एक सरल परिभाषा से। आइए उस चर्चा पर फिर से गौर करते हैं जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानता और असमानताओं से जुड़ी है। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था। वह पैमाना क्या था? लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना। अर्थात वह व्यवस्था लोकतांत्रिक होगी जिसमें लोग अपने शासकों का चुनाव स्वयं करते हों। इसलिए चलिए हम शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सरल परिभाषा से, और वह परिभाषा है, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। इस सरल परिभाषा को अपने दिमाग में रखिए कि लोकतंत्र शासन का कैसा फॉर्मेट है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, मतलब जनता अपने राजा को चुनती है। यह परिभाषा स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर कर देती है। लेकिन यह परिभाषा भी पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। इससे हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन। पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर हमको उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो सरकारें चुनाव करवाती हैं और सत्ता में आ जाती हैं, और फिर हम सही नतीजे पर बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएंगे। जैसा कि हम आने वाले अगले अध्याय में देखेंगे कि हर सरकार, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या ना हो, खुद को लोकतांत्रिक कहना और कहलाना पसंद करती है। इसलिए हमको असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानी पूर्वक फर्क करना ही होगा, और यह हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझें और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानें। अर्थात लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें लोग अपने शासन का, अपने शासक का चुनाव करते हैं, चयन करते हैं। लेकिन इस सामान्य परिभाषा से हम सब कुछ नहीं समझ सकते, इसलिए हमको इस परिभाषा के एक एक शब्द को बहुत सावधानी से समझना होगा और हम लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानना होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि लोकतांत्रिक सरकारों की विशेषताएं क्या होती हैं। चलिए हम आरंभ करते हैं लोकतंत्र की विशेषताएं। हमने एक सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की है। वह सरल परिभाषा क्या थी? लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। अर्थात नागरिक अपने शासक का चुनाव करते हैं, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन इससे अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं। जैसे इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है? किसी सरकार को लोकतंत्र कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों का चुनाव हुआ होना आवश्यक है?
लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं? इसके अलावा और सवाल हैं कि किस तरह के चुनाव को हम लोकतांत्रिक चुनाव कह सकते हैं? किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों का पूरा किया जाना जरूरी है? कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं? क्या इसमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है? क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है? और सवाल है, सरकार के किस स्वरूप को हम लोकतांत्रिक कहेंगे? क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं, अथवा लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं को बंद करके काम करना जरूरी है? क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए? आइए कुछ उदाहरण हैं जिन पर हम बारी बारी से विचार करें। इसके बाद हम समझ पाएंगे कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं। चलिए, पहला बिंदु है प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। आपको पाकिस्तान की कहानी सुनाते हैं कि पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की और उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। बाद में उन्होंने अपने आप को राष्ट्रपति भी घोषित कर दिया और सन 2002 में एक जनमत संग्रह कराकर अपना कार्यकाल उन्होंने 5 साल के लिए बढ़वा लिया। पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर बहुत सारी गड़बड़ियां की गई हैं। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान का संविधान ही बदल डाला। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति जो है वह राष्ट्रीय असेंबली और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। ऐसे अधिकार उन्होंने संविधान में हासिल कर लिए। मंत्री परिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसके ज्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हुए। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली के चुनाव करा लिए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए और चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन अभी भी सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास में ही थी। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र ना कहने के अनेक ठोस कारण हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही कारण ऐसा है जिस पर हम चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव स्वयं किया है? नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली के प्रतिनिधियों का चुनाव तो किया, लेकिन वे चुने हुए प्रतिनिधि प्रशासक नहीं थे। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते थे। अंतिम फैसला अभी भी सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था और ये लोग जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। ऐसा अक्सर तानाशाही शासन व्यवस्था में ही होता है। वह औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता कुछ लोगों के हाथ में सीमित होती है और सत्ताधारी लोगों को जनता नहीं चुनती। कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथों में रहती है, न कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में। इसे लोगों का शासन बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान के जनरल मुशर्रफ की कहानी को सुनकर, समझकर हम एक पहली विशेषता पर पहुंच जाते हैं। और पहली विशेषता क्या है? लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। अब हम चलिए अगला किस्सा देखते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के अंतर्गत किस्सा चीनी चुनाव का। चीन की संसद का नाम है क्वांगू रैमनिन दाई पियाओ दाहुई, अर्थात राष्ट्रीय जन संसद। चीन की संसद का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के नियमित अंतराल में होता है। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। पूरे चीन से करीब 3000 सदस्य चुनकर आते हैं। इन सदस्यों में बहुत सारे सदस्यों का चुनाव सेना के द्वारा भी किया जाता है। अब चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। सन 2002-03 में हुए चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी
और उससे संबंधित कुछ छोटी मोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। इस प्रकार सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती रही। अब हम इसी के अंतर्गत एक चर्चा मैक्सिको की भी कर लेते हैं। 1930 में मैक्सिको जो है आज़ाद हो गया और आज़ाद होने के बाद हर 6 साल के बाद वहां पर राष्ट्रपति के लिए चुनाव कराने जाने लगे। देश में कभी भी फौजी शासन आया ना ही तानाशाही आई, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI अर्थात इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी नाम की ही राजनीतिक दल को जीत मिलती थी। विरोधी दल चुनाव में हिस्सा तो लेते थे, पर कभी भी उनको जीत हासिल नहीं होती, हमेशा पटकनी खाते थे। चुनाव में हर हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए PRI जो है कुख्यात थी। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों को पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य कर दिया गया था। सरकारी स्कूलों में अध्यापक भी छात्र छात्राओं के माँ बाप को फोन करते, बात करते और PRI के लिए वोट देने को कहते थे। मीडिया भी जब तक विपक्षी दलों की आलोचना करता रहता और उनकी गतिविधियों को नजरअंदाज कर देता। कई बार तो ऐसा होता कि एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पहुंचा दिया जाता, जिससे क्या होता, अनेक लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे। अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर यह PRI पैसा भी काफी खर्च किया करती थी। अब आप लोग सोचिए, क्या हमने पाकिस्तान का किस्सा सुना, चीन का किस्सा सुना और मैक्सिको की कहानी भी हमने देखी, तो क्या इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद हमको लगता है कि यहाँ के शासक जनता द्वारा चुने गए हैं? इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि हम ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ काफी सारी समस्याएं मौजूद हैं। चीन की बात करें तो चीन के चुनाव में लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं होता। लोगों को शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना होता है। क्या हम इसे मनपसंद चुनाव कह सकते हैं? मैक्सिको की अगर हम बात करें अब, तो मैक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने को विकल्प तो था, लेकिन असल में वहां की जनता के पास विकल्प होते हुए भी वह दूसरे विकल्प पर विचार नहीं कर सकती थी। किसी भी तरह वहां शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता था, लोगों के चाहने पर भी नहीं। क्या वहां हुए चुनाव को निष्पक्ष चुनाव कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उन चुनाव को भी हम निष्पक्ष नहीं कह सकते। इस प्रकार हम लोकतंत्र की अपनी समझ में एक अन्य विशेषता या गुण को जोड़ सकते हैं। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता। चुनाव में एक से ज्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए। लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहे तो शासक दल को गद्दी से उतार दें। चीन की तरह एक तरफा मुकाबला नहीं होना चाहिए कि एक ही पार्टी के चुनाव हों, एक ही पार्टी चुनाव में उतरे और वही जीत जाए, मतलब रेस में अकेले दौड़े और जीत गए। इसी तरह मैक्सिको में विपक्षी दल तो थे, लेकिन शासक दल के पास सत्ता की जो ताकत थी उसका वह दुरुपयोग करती और हमेशा वही चुनाव जीतती। तो इस तरह से लोगों के पास में चुनाव में बहु विकल्प होना चाहिए। यदि एक ही विकल्प होगा तो हम उसे लोकतंत्र नहीं कह सकते। अर्थात लोकतंत्र में सिर्फ चुनाव कराना ही सफिशिएंट नहीं है, चुनाव किन लोगों के बीच में हो रहा है यह समझना भी जरूरी है। इस प्रकार हम एक नई परिभाषा पर पहुंचते हैं। लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत और हार के अवसर समान हो। अब हम बात करते हैं एक नई विशेषता के लिए, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल। चलिए, पहले हमने पढ़ा है कि किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा था। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया है, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण आज भी मौजूद हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि आपने पिछले जो अध्याय हैं इतिहास के उसमें पढ़ा है कि फ्रांस का जो राजा था लुई 16वां, वह पूरी एक स्टेट्स का, पूरे एक वर्ग का केवल एक वोट मानता था, जबकि जनता की मांग ये थी कि एक व्यक्ति का एक वोट होना चाहिए और सारे वोटों की कीमत समान होनी चाहिए। और इसी आधार पर फ्रांसीसी क्रांति ने जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात सारी दुनिया में कही, वह
आज सारी दुनिया मान रही है। अब आप देखिए, 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने तक का अधिकार नहीं था। एस्टोनिया ने अपने यहाँ के नागरिकता के नियम में कुछ इस तरह से तैयार किए, रूस के अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का जो अधिकार है उसे हासिल करने के लिए काफ़ी मशक्कत करना पड़ती है। फिजी की चुनाव प्रणाली को अगर हम वहाँ देखें तो वहाँ के मूल निवासियों का जो वोट है उसका महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से ज़्यादा है। अर्थात लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता जान लेते हैं। वह क्या है? वह यह है कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक के वोट का मूल्य अलग और दूसरे व्यक्ति के वोट का मूल्य अलग। चलिए हम अगली परिभाषा, अगली विशेषता पर अगर हम बात करें तो वह है कानून का राज और अधिकारों का आदर। जिम्बाब्वे को सन 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिल गई और उसके बाद देश पर जानू पीएफ दल का राज आ गया। इस दल ने स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी और इसके नेता थे रॉबर्ट मुगाबे, जो कि आजादी के बाद से ही देश पर शासन कर रहे थे और वहां पर चुनाव भी रेगुलर होते और हमेशा जानू पीएफ दल ही जीतता आता था। राष्ट्रपति मुगाबे भी कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके अपनाते थे। आजादी के बाद उनकी सरकार ने कई बार संविधान में संशोधन किया और राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की और इस वृद्धि में उन्होंने अपनी जवाबदेही को कम कर लिया। मतलब उन्होंने अपने राइट्स तो बढ़ा लिए, अपने अधिकार तो बढ़ा लिए, लेकिन अपने कर्तव्यों को कम कर लिया। अक्सर जिम्बाब्वे में विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता, उनकी सभाओं में गड़बड़ कराई जाती, सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। एक कानून ऐसा भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था। आप किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति की आलोचना नहीं कर सकते थे। टेलीविजन और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण स्थापित था और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे। अखबार स्वतंत्र तो थे, पर यदि कोई अखबार वाला सरकार की आलोचना कर दे तो पत्रकारों को परेशान किया जाता था। सरकार ने बहुत सारे कोर्ट के निर्णयों की भी परवाह नहीं की, जो निर्णय सरकार के खिलाफ जाते थे। सरकार ने जजों पर दबाव डाला। आखिरकार 2017 में रॉबर्ट मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। अब जिम्बाब्वे का उदाहरण यह बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक जरूरत है, पर सिर्फ इतना ही पर्याप्त नहीं है। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकता है, लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकता है। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनाव पर नजर डालना बहुत जरूरी है। उतना ही जरूरी यह भी है कि चुनाव के पहले और चुनाव के बाद की स्थितियां क्या हैं। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूहों के लिए कामकाज करने के, राजनीतिक गतिविधियां करने के लिए पर्याप्त गुंजाइश होनी चाहिए। इस पर ध्यान देना निहायत जरूरी है और इन सब चीज के लिए जरूरी है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करे, उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की, बनी हुई राय को सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने की तथा अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। कानून की नजर में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए। अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिकाओं को करनी चाहिए, जिसके आदेश का पालन हम सब लोग करते हैं। इसी प्रकार कुछ दूसरी शर्तें हैं जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीकों पर लागू होती हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है, उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है। खास तौर से उसे अल्पमत वाले समूहों को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना होगा। प्रमुख फैसले लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। हर पदाधिकारी को उच्च पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां संविधान के द्वारा दी जाती हैं। यह सभी न सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषता को रेखांकित कर सकते हैं। वह यह है
कि एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करते हैं। अब परिभाषाओं के सारांश को अगर हम देखें तो अनेक उदाहरणों से हम इसको रेखांकित कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे फैसले करते हैं। दूसरा, चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वह चाहे तो मौजूदा शासक को भी बदल सकता है। यह विकल्प अवसर सभी लोगों के लिए समान रूप से उपलब्ध हों और इस चुनाव से बनी हुई सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरों को मानते हुए काम करती है। तो इस प्रकार आपने बहुत अच्छे से इसको समझ लिया होगा कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं। चलिए अब बारी है आपके अभ्यास प्रश्नावली की। पहला प्रश्न है, लोकतंत्र की सामान्य परिभाषा क्या है? दूसरा प्रश्न, क्या परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तानी जनता ने चुना था? तीसरा प्रश्न, चीन की संसद का नाम लिखिए। चौथा प्रश्न, आपने किन देशों के लोकतंत्र को इस अध्याय में समझा है? उनमें से 4 देशों के नाम लिखिए। और अंतिम प्रश्न, आपके देश के लोकतंत्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। चलिए इन प्रश्नों को आप हल कीजिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।